ओके गाइस, तो आइए 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स के लिए लाइव। यू कैन वॉच मी ऑन फेसबुक। तो अगर आप आए हो तो कमेंट कीजिए। और आपके साथ अगर आपके परिवार में, मित्रों में, दोस्तों में कोई है तो उनको भी लेके आइए। ठीक है। कल ही के जहाँ पे अपन ने छोड़ा था कल, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हम्म। तो कल अपन ने 3 स्कोप को अच्छे से समझ लिया था बेटा। कौन से 3 स्कोप थे? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर को। बराबर है। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो है हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जस्ट यू कैन कमेंट लाइव ऑन द फेसबुक। बराबर है। और मुझे आप बता सकते हो कोई दिक्कत है, कोई इशू है आपको, स्ट्रीमिंग से लेके, स्ट्रीमिंग की क्वालिटी से लेके, वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, डिस्प्ले, विजुअल्स, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम यू फेस, जस्ट लेट मी नो गाइज। ऑल राइट। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ वैशिष्ट्य, खासियत, विशेषताएं, अच्छी बातें। इसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, या कुछ यूनिक चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बतानी है। तो क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड में भी, राइट द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन भी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। इससे पहले कि आप पढ़ाई करो, आपको dineshodera.com पर जाकर देख भी लेना चाहिए कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स कैसे होते हैं। तो सिलेबस पुराना था, तो वेटेज ऑफ मार्क्स चैप्टर वाइज पुराने सिलेबस के हिसाब से और उसके हिसाब से बने हुए क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे मेरी वेबसाइट पे, राइट। और अभी आपको भी पता है कि 2020 में सिलेबस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कॉमर्स का पूरी तरह से चेंज हुआ है। तो चेंज पैटर्न कैसा रहेगा एग्जाम के पेपर का, ये समय ही बताएगा कि उनका क्या वेटेज रहेगा, कैसे अलोकेशन रहेगा, कौन से चैप्टर पे कौन से क्वेश्चंस आएंगे, टाइप क्या रहेगा, एमसीक्यूज कितने रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने रहेंगे। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। मैं उस पर एक वीडियो बना के जैसे ही अपडेट आता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, मैं आपको सबको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। वो बड़ा जरूरी होता है क्योंकि हमें हमारी मंजिल का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमारा मेन पर्पज है बोर्ड की एग्जाम को देना और उसमें मार्क्स स्कोर करना। तो बोर्ड का पेपर पैटर्न, मार्क्स के वेटेज, लिखना कैसे है, राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छे मार्क्स पाने के लिए सब कुछ जरूरी होता है। अभी अपन सब्जेक्ट की तरफ मुड़ते हैं। फीचर्स देखिए क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहला है कि ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट है। हम इस पे पिछले कई लेक्चर्स में काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई हमें पूरे इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं देखना है। वो फीचर मैक्रो लेवल का है, बड़े लेवल का है। हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करो, उसकी समस्याओं को स्टडी करो और उसके समाधान को या सॉल्यूशंस को ढूंढो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर। स्टडी ऑफ द बिहेवियर, देखो देखो कितना मस्त वर्ड यूज होता है। तो आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है क्या? हाँ, ये पॉलिटिक्स भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, अकाउंट्स भी है, फाइनेंस भी है, मैथमेटिक्स भी है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बायोलॉजी को छोड़ के, जूलॉजी को छोड़ के और माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के आप लगभग हर चीज के बारे में पढ़ोगे। तो ये स्टडी है बिहेवियर की, एक स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की। अब स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है? तो हर वो व्यक्ति जो आर्थिक गतिविधियां करता है, इकोनॉमिक एक्शन लेता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल इंसान हो, इंडिविजुअल फॉर्म हो, एक इंडस्ट्री हो या एक बिजनेस हो, ऑल दिस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है,
स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, एक बिजनेस, इंडिविजुअल प्राइसेस। अरे भाई, दो टाइप की समस्या होती है। देश में महंगाई बढ़ रही है, ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का प्रॉब्लम है। यहां पे महंगाई मतलब हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो जो सैनिटाइजर बेचता था और वो बोले कि भाई सैनिटाइजर के दाम घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जिससे मेरे बिजनेस को बड़ा फेवरेबल या एडवर्स आउटपुट मिल रहा है या रिजल्ट मिल रहा है, तो आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल चीजों के प्राइस की। अब ये मेरा कंसर्न है, उससे मुझे फर्क पड़ता है। अगर आप बोलते हो कि भाई सब भिंडी महंगी हो गई, तो एक इंडिविजुअल भिंडी के प्राइस की बात कर रहे हो, बिकॉज आप उसको कंज्यूम करते हो और आपको उससे फर्क पड़ता है। उसी तरह इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मेरे घर में जो घर का बजट है वो सही नहीं चल रहा, उसमें प्रॉब्लम जा रही है, इनकम कम हो चुकी है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम मेरे घर की है। हाँ, पूरे देश के लोग इस समस्या को फेस कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, इनकम कम होती जा रही है, एक्सपेंस भी कम हुए हैं, पर पैसे तो लगती है खाने पीने को भी, घर पे बैठे बैठे भी। तो ये सबकी प्रॉब्लम है, तो सबकी प्रॉब्लम मैक्रो लेवल पे सॉल्व होगी। इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम अपन कैसे सॉल्व करें, ये अपने को समझना है। अगर आप आज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या बहुत सारा मिडिल क्लास और पुअर पीपल हमारे देश में आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि हाउ टू सर्वाइव, ये माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम है। एक एक को देखो तो, और अगर इन सब को एक साथ देखो कि सभी को ये प्रॉब्लम है, तो ये मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम बन जाता। उसको सॉल्व करने के लिए दोनों ही एफर्ट्स जरूरी है। आपको भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इस इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस करने के लिए माइक्रो लेवल पे, और गवर्नमेंट भी इसके लिए स्टेप लेगी मैक्रो लेवल पे। वहां से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैक्रो में पढ़ेंगे। हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं, विपरीत स्थितियों में हमारे घर के प्रॉब्लम को, आर्थिक प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यहीं से डेफिनेशन की शुरुआत होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और यही इसकी पहली विशेषता भी है। फिर ये कहते हैं प्राइस थ्योरी, ये तो मेन स्कोप है, स्कोप भी है, प्राइस थ्योरी है। वी विल लर्न हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ इंडिविजुअल कमोडिटी, or how the price of an individual commodity gets determined by the combined action of market force known as the demand force and supply force, a kind of invisible force। हम पढ़ेंगे डिमांड को, हम पढ़ेंगे सप्लाई को, और हम समझेंगे कि मेरे चीजों के दाम क्यों कम होते हैं और क्यों ज्यादा होते हैं। हम प्राइस की थ्योरी को समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस of the goods and services as well as the factors of production। तीन चीजों के दाम होते हैं मार्केट में, दाम होते हैं गुड्स के, चीजों के दाम होते हैं सर्विसेज के, और दाम होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। इन सब चीजों के दाम कैसे घटते हैं, बढ़ते हैं। लेबर्स के दाम भी मार्केट में चेंज होते हैं। देयर इज अ टाइम जब लेबर काफी महंगा हो जाता है, कितना भी पैसा दो लेबर नहीं मिलता, और कभी कभी समय ऐसा आता है कि 50 रुपए में भी लेबर बोलते हैं कि कुछ भी करो, 50 नहीं 20 रुपए दे दो पर काम दे दो। तो लेबर का भी डिमांड सप्लाई चेंज होता है, लेबर के भी प्राइसेस चेंज होते हैं। सम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक विल टेल यू कि इंटरेस्ट रेट इज हाई, आप 12% भी पर एनम इंटरेस्ट दोगे तो भी हम आपको लोन नहीं देंगे। एंड समटाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स सो बैडली कि बैंक बोलता है कि सर इंटरेस्ट और कम दे देना, आप 12 नहीं 8, 8 नहीं 6 दे दो, पर लोन लेके जाओ हमसे। तो प्राइस ऑफ एवरीथिंग चेंजेस इन द मार्केट। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन चेंजेस, प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्रूड, डॉलर, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज सपोज टू चेंज। वी विल लर्न टू एनालाइज दिस चेंजेस। ये चेंज क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसको एनालाइज करना हम सीखेंगे। प्राइस थ्योरी जब हम समझेंगे, हम डिमांड के फैक्टर को समझेंगे, हम सप्लाई के फैक्टर को समझेंगे, और इस मुकाम तक जाएंगे जहां हम समझ पाए कि प्राइस कब बढ़ेगी और कब घटेगी, या कब बढ़ सकती है कब घट सकती है, या बढ़ी तो क्यों बढ़ी और घटी तो क्यों घटी। हम प्रेजेंट को एनालाइज करेंगे, हम पास्ट को एनालाइज करेंगे, हम फ्यूचर को भी एनालाइज करेंगे, बट नॉट इकोनॉमी एज अ होल।
हम एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। वी परचेज गुड, वी सेल गुड, वी परचेज सर्विसेज, वी सेल सर्विसेज, as well as the factors of production. Sometimes we procure, purchase factor of production and pay for them. Sometimes we ourselves are the factor of production. Many times we act as a labor. Many times we act as a capitalist. Many times we act as a landowner. And sometimes we act as an entrepreneur where we hire land, capital and labor and pay them. By both the angles, we will be able to analyze why these prices are moving up and down. What are the reasons? या तो फिर कोई घटना होती है तो इसका प्राइस पे क्या मूवमेंट असर होगा, प्राइस के मूवमेंट पे घटेगी या बढ़ेगी, ये हम सीखेंगे, इस चीज को हम समझेंगे। काफी चीजें आपके लाइफ में बदलेगी, काफी बदल आएंगे आपके जीवन में जैसे जैसे आप इसको सीखते चले जाओगे। जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो दो फीचर, दो विशेषताएं, दो ऐसी चीजें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाने जा रहा है, वो है स्टडी करना इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को, स्पेशली इकोनॉमिक बिहेवियर को, और दूसरा प्राइस की थ्योरी को हमें समझाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो लोगों की सोच का मिल जाना। आपको क्या लगता है कि एक माल बेचने वाला व्यक्ति जो अपने माल को या अपने इन्वेंट्री को या अपने स्टॉक को 200 रुपीज में बेच रहा है, वाई इज ही एबल टू सेल? क्यों बेच पा रहा है? वो इसलिए बेच पा रहा है क्योंकि खरीदने वाला भी 200 रुपए में खरीदना चाहता है या तैयार हो चुका है 200 रुपीज में खरीदने के लिए। तो यहां पे अगर मैं 200 में बेचने के लिए तैयार हूं, I am willing and able to sell for 200 rupees, and someone else is ready, willing and able to buy at 200 rupees. तो यहां पे मेरी सोच और उसकी सोच मिलती है, तो यहां हुआ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम हुआ इसलिए दो लोगों में हुआ ट्रांजैक्शन। क्या दुनिया में कभी ट्रांजैक्शन होना रुक गया क्या? कितनी भी परिस्थितियां विपरीत, फेवरेबल या अनफेवरेबल होने दो, क्या दुनिया में दो लोगों के ट्रांजैक्शन, सेल परचेज स्टॉप हुए हैं क्या? नहीं, ये चलते रहते हैं। पर इन सब को चलाने के पीछे एक वजह होती है जिसको हम बार्गेनिंग या निगोशिएशन बोलते हैं। जो चीज मार्केट में आज 200 में बिकी है, बेचने वाले ने बेची और आपने खरीदी, ये इक्विलिब्रियम अचानक नहीं हुआ। जो व्यक्ति बेचने वाला था उसकी इच्छा थी 300 में बेचूं, और जो व्यक्ति खरीद रहा था उसको लगा था कि 100 में खरीदूं। पर ये 100 में खरीदना चाहता था, वो 100 में बेचना नहीं चाहता था। वो 300 में बेचना चाहता था, दूसरा व्यक्ति 300 में खरीदना नहीं चाहता था। तो दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, दोनों के विचार नहीं पटे। फिर दोनों ने अपने विचारों को बदला, अपनी राय को बदला। कंज्यूमर को, जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है, उसको लगा यार ये तो बेच ही नहीं रहा 100 रुपए में, शायद मुझे 100 में मिलेगा ही नहीं, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, कोई नहीं देगा, ये चीज नहीं मिलनी मुझे 100 रुपए में। जो सेलर था ना, वो भी वरीड था, उसको लगा मैं 300 रुपए इसका प्राइस तो रखा हूं, बट आई डोंट थिंक अ पर्सन विल कम एंड बाय फॉर 300 रुपीज। इफ अ सिंगल पर्सन बाइज, इट डज नॉट मैटर टू मी, बट मोर पीपल विल नॉट बाय फॉर 300 रुपीज। दोनों ही अपने तरीके से टेंशन में है, दोनों का बिहेवियर अपने आप को रोक रहा है। खरीदने वाले का बिहेवियर कह रहा है सस्ता खरीद, सस्ता खरीद। बेचने वाले का बिहेवियर कह रहा है महंगा बेच, महंगा बेच। और दोनों में इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है? वो महंगा बेचना चाहता है, एक महंगा खरीदना नहीं चाहता, एक सस्ता खरीदना चाहता है तो दूसरा सस्ता बेचना नहीं चाहता। पर अपने आप ही दोनों एक चीज को रियलाइज करेंगे कि नो बॉस, 100 and 300 is not a correct price. We have to do something if we have to get the transaction done. अचानक ही एक फीलिंग आता है बेचने वाले में, वो बोलता है 200, चल 200। खरीदने वाले के मन में भी फीलिंग आता है 100 नहीं, चल 200, 200। फिर दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। अब ये 200 में बेचने के लिए तैयार है, वो 200 में खरीदने के लिए तैयार है। हो गया इक्विलिब्रियम, दोनों एक जगह पे आके तय कर लिए कि 200 में, और वही मार्केट में प्राइस भी तय हो गई। इसी तरह ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होती है।
अगर बेचने वाले के पास ही वो माल है और खरीदने वाले बहुत है और एक ही व्यक्ति है जो 200 वो चीज बेच सकता है, उसने बोला 300 में बेचूंगा। दूसरे व्यक्ति के पास माल ही नहीं है, खरीदने वाले बहुत है। कंडीशन क्या है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। बेचने वाला आदमी एक ही है, उसके पास गिन के 10-20 चीजें हैं, खरीदने वाले लाइन लगा के खड़े हैं। ऐसे टाइम में कौन सा फोर्स ज्यादा हावी रहेगा? सप्लाई वाला फोर्स की डिमांड वाला फोर्स? कॉमन सेंस है। सप्लाई करने वाले के पास सिर्फ 20 चीजें है, डिमांड करने वालों को 100 चीजें चाहिए। ऐसे वक्त में सप्लाई करने वाला भाव खाएगा, बोलेगा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ऐसे वक्त में वो बोलेगा 300 की चीज है, पट्टा तो लो, नहीं तो दूसरा ले लेगा। और आपको भी लगा मुझे नहीं मिला तो दूसरा कोई तो खरीद ही लेगा, तो आपने भी मन बना लिया, चलो ठीक है भाई, 300 रुपए में खरीदने को तैयार हूं मैं इस चीज को। इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। जो चीज पहले 200 में बिक रही थी, आप भी एक्सेप्ट करते थे, वो भी अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे चीजों को 300 में ही खरीदना पड़ेगा और बेचने वाला 300 में ही बेच रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम चेंज होके 300 पर चला गया, क्योंकि 300 दोनों को ठीक लग रहा, बेचने वाले को भी और खरीदने वालों को भी। अब ये होता है अंदर ही अंदर। आप मार्केट में खड़े रह के देख नहीं सकते किसके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए इस पूरे फोर्स को इनविजिबल फोर्स कहा जाता है, और यही मार्केट का फोर्स है। और ऐसा मानते हैं हम थ्योरेटिकली कि मार्केट इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। जो चीज मार्केट में 200 में बिक रही थी, इसका मतलब बेचने वाला बेचना चाहता था और खरीदने वाला खरीदना चाहता था। दोनों एक जगह पे आके खड़े हो गए, इट बिकम्स द इक्विलिब्रियम। 200-200। अब दोनों ही एक जगह पे राजी है, 300, तो नाउ 300 इज अ न्यू इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम? दो फैक्टर जब एक चीज पे, एक क्वांटिटी पे, एक प्राइस पे एग्री कर जाते हैं, तो इट बिकम्स द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। इसकी बहुत अच्छी थ्योरी अपन डिमांड एनालिसिस में और पढ़ेंगे, टॉपिक ही है, स्पेशल टॉपिक है, और अच्छे से और डिटेल में हम इन सब चीजों को वहां जाकर डिस्कस करेंगे। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। Microeconomics analysis deals with the partial equilibrium, which analyze the equilibrium position of economic individual unit, that is the individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from forces and study its equilibrium independently. अब ये देखो, ये पूरा पैराग्राफ ना बहुत ही गहराई वाली भाषा में लिखा हुआ है। सिंपली अगर बिना समझे और बिना बैकग्राउंड को ध्यान में लिए इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, ये समझ, इसमें से कुछ अर्थ ही प्रतीत नहीं होता, समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाहता है पैराग्राफ। पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। अब यहाँ पे दो फैक्टर है। कौन से दो फैक्टर है? एक डिमांड करने वाला और एक सप्लाई करने वाला। इक्विलिब्रियम इन दोनों को बैलेंस करता है। जहां ये दोनों बैलेंस होते हैं, मतलब एक ही चीज पे एग्री हो जाते हैं। अब ये डिमांड सप्लाई भी हो सकता है, प्याज आलू के भाव भी हो सकते हैं। वैसे ही एक है प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, और एक है लेबर। आप चाहते हो कि लेबर आपके लिए एक दिन 500 रुपए में काम कर ले, लेबर चाहता है कि उसको एक दिन का 1000 रुपया मिले। नहीं बात मैच होगी आप दोनों में। आप, वो चाहता है 1000 रुपए मिले एक दिन के, आप चाहते हो एक दिन के 500 रुपए देना। बहुत फर्क है बेटा आप दोनों के अंदर, इक्विलिब्रियम पे नहीं हो आप। फिर आप बोलोगे जाने दे, मेरे को नहीं करवाना काम, मैं बंद रखता हूं मेरी फैक्ट्री। और लेबर सोचेगा यार ऐसे तो काम नहीं मिलेगा, मेरा दिन खराब जाएगा, तो शायद कोई 1000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं ना, तो मैं 700 रुपीज में काम कर लेता हूं। और फैक्ट्री के ओनर को भी लगेगा यार फैक्ट्री बंद रखना, काम बंद रखना इज नॉट बेनिफिशियल। 500 रुपीज में अगर लेबर काम नहीं करना चाहता है, आई शुड मूव अप, आई शुड पे एटलीस्ट 700 रुपीज। यहाँ पे इसके दिल में है कि ठीक है दे देते हैं 700, उसके दिल में है ठीक है कर लेता हूं काम 700 में। यहां आकर दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, बिना बोले। इसको नहीं पता उसके दिल में क्या है, उसको नहीं पता उसके दिल में क्या है। कोई तो एक बोलेगा ठीक है 700, दूसरा बोलेगा ओके डन 700। आ गई बात एक जगह पे, और यहाँ एक ट्रांजैक्शन चल पड़ा। एक लेबर को वेज मिल रहा है, काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और आपको एक लेबर मिल गया, आपका प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। ये इनविजिबल मार्केट फोर्स अपने आप में काम करता रहेगा, आप समझिए।
बार बार मैं वर्ड को दोहरा रहा हूं, इनविजिबल इनविजिबल। ये किसी को नहीं पता होता सामने वाले के दिल में क्या है, बट कहीं ना कहीं दोनों लोग एक दूसरे के दिल को, एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomics analysis deals with the partial equilibrium, which analyzes the equilibrium position of individual economic unit. तो आप कोई भी चीज तभी खरीदोगे या तभी बेचोगे एज अ इंडिविजुअल यूनिट जब आपको लगेगा कि यू आर इनटू द इक्विलिब्रियम। आप खरीदने वाले हो सकते हो या आप बेचने वाले हो सकते हो। आपका माल आप तब तक नहीं खरीदोगे, तब तक नहीं बेच पाओगे जब तक वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन, मतलब आपके अगेंस्ट की जो पार्टी है वो भी उसी चीज पे एग्री हो जाए। तो हम ये समझेंगे कि अगर मैं एक कस्टमर हूं तो व्हेन शुड आई बाय, या मेरा दिल मुझे कब ये सिग्नल देता है कि ओके ठीक है खरीद ले चीज को। इसका मतलब वो कौन सी सिचुएशंस है, वो कौन सी कंडीशंस है जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन को हासिल करता है। मार्केट कब इक्विलिब्रियम की पोजीशन को हासिल करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला पार्ट है कि मार्केट में प्राइसेस कैसे तय होती है। आप एज अ इंडिविजुअल हाउ यू कन्विंस यूर सेल्फ आई शुड बाय एट दिस प्राइस। होता है ना, आप कपड़े लेने जाते हो, आप बोलते हो दुकान वाले को कि भैया एक अच्छा सा शर्ट दिखाना या टी शर्ट दिखाना। ही कोट हिज प्राइस, आप बोलते हो सर 1500 इज टू मच, कुछ डिस्काउंट है क्या? वो बोलता है नहीं है। फिर आपके दिमाग में दो चीजें चलती है, शुड आई बाय और आई शुडंट बाय। अगर आपका दिमाग आपको कहता है कि ओके लेट्स बाय इट फॉर 1500, you reach the position of equilibrium. That's why the transaction is happening. Why your mind behaves like that कि मुझे खरीदना चाहिए। Some of you ये ओपिनियन के हो सकते हैं, ना 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 1500 is too much, I shouldn't buy. You did not reach the equilibrium. See, खरीदने वाले लोगों का बिहेवियर इंसानों के बदलने के साथ चेंज होता है। ये एक रिलेटिव मैटर है। इसको हम समझेंगे कि क्यों एक इंडिविजुअल इस तरह से बिहेव करता है, कब वो इक्विलिब्रियम में है, कब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। उसी तरह एक इंडिविजुअल फर्म, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपके सामने दो समस्याएं रहेगी। या तो मैं बेच दूं किसी चीज को 1000 रुपीज में, या तो ना बेचूं और 1500 में बेचूं। बट यू विल हैव टू मेक द डिसीजन। इफ यू मेक द डिसीजन आई शुड सेल 1000 रुपीज में और सामने वाला भी रेडी है 1000 में खरीदने के लिए, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आप इक्विलिब्रियम में पहुंच जाओगे। पर आप अड़के बैठे हो 1500 और मार्केट में कोई खरीदना ही नहीं चाहता उतनी महंगी चीज, तो आपको सोचना पड़ेगा कि शुड आई स्टे एट माय पोजीशन और शुड आई ट्राई टू गो टू द पोजीशन वेयर देयर विल बी द इक्विलिब्रियम इक्वल। मुझे बेचना है, सामने वाले को खरीदना है, अभी हम इक्वल पोजीशन पे नहीं है। मैं बेचना तो चाहता हूं पर वो इस दाम में खरीदना नहीं चाहता। तो यू विल हैव टू थिंक, शुड आई रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ माय गुड्स? इफ यस, देन उसके पीछे बहुत सारा एक टर्मिनोलॉजी रहेगा, एक इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस रहेगा। दैट थॉट प्रोसेस विल टेक यू टू द इक्विलिब्रियम। बट व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ विल यू बिहेव इन सच सिचुएशंस, यही आपको पढ़ाएगा इकोनॉमिक्स। या कोई एक बिजनेसमैन क्या सोचता है दाम बढ़ाते वक्त, दाम घटाते वक्त, ये आपको समझना है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि हाउ अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन reach the position of equilibrium, and why it is called as a partial equilibrium, because you are not supposed to study how the whole market or whole economy is functioning, why the whole nation is buying and whole nation is selling। ये आपके पढ़ाई का पार्ट नहीं है माइक्रो में, वो मैक्रो का पार्ट है। इसमें से एक इंडिविजुअल यूनिट के इक्विलिब्रियम में जाने के बिहेवियर को आप समझना चाहते हो, इसलिए इसकी विशेषता को नाम दिया गया है, फीचर को नाम दिया गया है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इट आइसोलेट्स, आइसोलेट, अभी आइसोलेट करना ये शब्द तो आज बताना ही नहीं पड़ता। कोरोना के चक्कर में पैंडेमिक, एपिडेमिक, आइसोलेशन, लॉकडाउन, ये सब शब्द तो हमको इतने ज्यादा परिचय के हो चुके हैं कि इसको किसी को अलग से एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता। डीमोनेटाइजेशन, एक समय था जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तो डीमोनेटाइजेशन को बच्चों को समझाना पड़ता था
इमेजिन करवाना पड़ता था कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब जब सबने देख ही लिया है डिमोनेटाइजेशन, तो अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या मंदी, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक मंदी। समझाना पड़ता था आर्थिक मंदी क्या रहती है, क्योंकि कई सारी जनरेशन ने एकदम पूरा वाला इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा ही नहीं है। 1930s में आया था ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, वहां का तो कोई इंसान आज जिंदा है ही नहीं जो ये समझ पाए, होगा भी तो मेरे पास पढ़ने आएगा नहीं। उसके बाद 2008 में यूरोपियन एंड यूनाइटेड नेशंस की कुछ कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में बहुत स्लो डाउन हुआ था। बट वो जनरेशन, तब आप बहुत छोटे रहे होंगे शायद 2008 में, क्योंकि उसको लगभग आज 12 साल हो गए और 12 साल पहले आपको कुछ समझता नहीं था। तो 2008 के बाद और जब आप समझने लगे, आपने शायद इकोनॉमिक स्लो डाउन आपके लाइफ में देखा नहीं है। अब देखो कोरोना की वजह से बिजनेस रुक सा गया है, प्रोडक्शन रुक सा गया है, पैसों की प्रॉब्लम गवर्नमेंट से लेके इंडिविजुअल तक सबको फेस करनी पड़ रही है। ये एकदम अलग ही सिचुएशन है। आप इसको फील कर रहे हो, तो जब मैं आपको इकोनॉमिक स्लोडाउन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये क्यों आता है, इसमें से कैसे निकलना चाहिए, ये मैं आपको समझाऊंगा ना, तो आप इसको फील कर पाओगे, क्योंकि आज आप देख रहे हो और आगे भी देखोगे। ये तो शुरुआत हुई है, इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत लंबा चलेगा। बहुत अच्छे बुरे दिन इस देश को और इस देश के हर नागरिक को आने वाले समय में देखने हैं। ऐसे वक्त में बहुत जरूरत पड़ती है उन लोगों की जो इकोनॉमिक्स को समझ पाए, माइक्रो भी और मैक्रो भी। मैक्रो इसलिए क्योंकि मोदी जी को भी करना है, सरकार को भी काम करना है, कदम उठाने हैं देश को इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकालने के लिए। और माइक्रो इसलिए क्योंकि हर काम मोदी जी थोड़ी ना करेंगे, आपको भी तो एफर्ट लेने हैं, इस भीषण परिस्थिति से बाहर निकलना है। ये इतना आसान नहीं है कि इतने दिन दुकानें बंद रहने के बाद दुकान में जाओ और सब कुछ पहले जैसा स्टार्ट हो जाएगा, ना, बिल्कुल भी ना। ये सब कुछ वापस अपने ओरिजिनल जगह पे वापस आने के लिए शायद कई साल लग जाए, कई साल तक तकलीफें, स्टैग्नेशन, महंगाई रहेगी पर आमदनी कम रहेगी, पैसा जेब में कम रहेगा, इनकम कम रहेगी और चीजों के दाम बढ़े हुए रहेंगे। इस स्थिति को हमें फेस करना पड़ेगा। आज मार्केट में जाओ सब्जी लेने, आमतौर पर जो सब्जी 10 रुपीज 20 रुपीज पर केजी में मिलती है, आज 80 रुपीज 100 रुपीज पर केजी है। आज सिचुएशन ऐसी है, लोगों की इनकम कम है और महंगाई बढ़ गई है, कोई चीज सस्ता नहीं मिल रहा। लोग तरह तरह के वजह दे रहे हैं, साहब माल नहीं आ रहा, गाड़ी नहीं आ रही, सप्लाई ही तो नहीं है। सब समझने मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छा समय है जहां पे हमने हमारी लाइफ में, आपकी जनरेशन ने स्पेशली जो अभी 12th स्टैंडर्ड पढ़ रही है, आपकी जनरेशन ने सब देख लिया, बूम देख लिया, स्लो डाउन देख लिया, अब इसको समझोगे और पढ़ोगे भी। तो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जिसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री आती है, ये लोग कैसे इक्विलिब्रियम में आते हैं। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम फोर्सेस, अदर फोर्सेस, एंड स्टडीज द इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। तो जब आप डिसीजन लेते हो ना, तो आप पे मार्केट फोर्स का भी असर पड़ता है। सम ये और कॉम्प्लेक्स है, ये इकोनॉमिक स्टडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस का आपके डिसीजन पे होने वाला परिणाम छोड़ के व्हाट डिसीजन एन इंडिविजुअल यूनिट शुड टेक अबाउट बाइंग और सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज, इसके बारे में हमने पढ़ना है, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम भी बोला गया है। कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ जो फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो कहता है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। इकोनॉमिक्स की थ्योरी को, आपको और मेरे बिहेवियर को हमेशा एक अजम्पशन के साथ ही पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, एक बात आप में और मेरे में कॉमन है, वो बात यह है कि इफ वी गेट गुड्स चीपर वी विल बाय मोर। चीजें अगर सस्ती मिलती है तो हम ज्यादा खरीदेंगे, आप भी और मैं भी। और हो सकता है वो हर व्यक्ति जो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करता है, या जिनको मैं पहचानता हूं, या नजर घुमाओ बाहर पूरी दुनिया में, हर इंसान आपको ऐसा ही मिलेगा कि अगर चीजें सस्ती है तो वी विल बाय मोर,
थिंग्स आर कॉस्टली वी विल बाय लेस। मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई इंसान जानते हो आप जिस पे ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा? मैंगो को ही ले लो। इफ मैंगोज आर टू कॉस्टली, से 200 रुपीज पर डजन या 500 रुपीज पर डजन या पर केजी, we will buy less mangoes. Maybe we will buy 1 kg and wait for rates to come down. जब मैंगो का रेट घटकर 100 रुपीज पे या 50 रुपीज पे आ जाएगा, मे बी इंस्टेड ऑफ 1 kg वी विल बाय 2 or 3 kg। दिस इज योर बिहेवियर, दिस इज माई बिहेवियर, दिस इज ऑल ऑफ अस बिहेवियर। ये हम सबको लागू होता है, बट इन सर्टन सिचुएशंस this rule may not apply on some of the people. Like there are very rich people who just don't bother about the prices. Prices just don't matter to them. Whether prices are low, whether prices are high, they just don't care. तो उनके लिए शायद ये रूल अप्लीकेबल ना हो। तो when we say a human behavior is like we buy more when it is cheaper and we buy less when it is costlier, we assume that all the people are concerned about the prices. We all are the normal people. We are neither too poor, neither too rich, nor too rich. और अगर ऐसा है तो ये रूल लागू नहीं होगा। आप में से भी कुछ लोगों को, इतने अमीर हो आप लोग, मतलब आपके डैड, फर्क ही नहीं पड़ता व्हाट आर द प्राइसेस। तो हो सकता है वी डोंट केयर सर कि मैंगोज का कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है। वी जस्ट सी मैंगोज आर अवेलेबल देयर, वी विल बाय द मैंगो। होल फैमिली विल हैव द मैंगो जूस, मैंगो शेक, मैंगो आमरस एंड ऑल एवरी डे। डेट मैंगो इज आवर फेवरेट। प्राइसेस लेट इट बी ना सर, महंगा है सस्ता है, तो आप पे लागू नहीं हुआ। तो फिर आप बोलोगे ये इकोनॉमिक्स में हमें कुछ लॉज भी पढ़ने हैं। तो एक इकोनॉमी लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ लॉ सब पे लागू होता है, सब पे अप्लीकेबल होता है। तो ये लॉ कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज लाइक दे बाय मोर व्हेन इट इज चीपर and they buy less when it is costlier. And we assume that this law is applicable to everyone if everybody is a normal person who is concerned about the prices. If you are not concerned, then it's fine. Your income will not change. अगर सडनली हम ये मानते कि आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो गए, मोदी जी ने ट्रांसफर कर दिए वादे के मुताबिक, that day you will not bother what is the price of mango. We will go into the market and purchase the mango. बराबर है? ऐसे समय में आपको फर्क ही नहीं पड़ा कि मैंगो सस्ता है या महंगा। तो हम एज्यूम करते हैं ऐसा कोई इनकम में चेंज आपके लाइफ में सडनली नहीं आने वाला, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल रहेगा। तो ये कहते हैं कि हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या इससे जुड़ी हुई कोई भी लॉ पढ़ेंगे या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बताई हुई किसी भी चीज को या थ्योरम को हम समझने की कोशिश करेंगे, हम हमेशा उसके साथ एक लाइन लिखेंगे कि वी एज्यूम your demand, your income does not change, the climate does not change, है ना? Generally we do not buy when it is costlier, but all of us has bought the sanitizers when its price was more. And if you require the 1 bottle or 2 bottle, your dad might have bought 4 or 5 bottles at your home, even at a higher prices. Why such thing happen? Because there is an emergency, health emergency. तो हम मानते हैं कि वी जनरली डू नॉट बाय एट हायर प्राइसेस प्रोवाइडेड देयर इज नो इमरजेंसी। वी एज्यूम दैट देयर इज नो इमरजेंसी, बट इफ देयर इज एन इमरजेंसी दिस लॉ विल नॉट अप्लाई। यू विल गो अगेंस्ट द लॉ, you will buy more even when prices are high, and at this point of time we are buying certain commodities at relatively higher prices, and even we are buying in the higher quantities despite of it is costly, because now this assumption has been totally failed that there is no emergency. In our routine life, this corona type of emergency does not arise on day-to-day basis. This comes once in a while, otherwise we behave normally. So there are n number of laws: law of demand, law of supply, law of consumer equilibrium, लॉ ऑफ कॉस्ट इक्विलिब्रियम, है ना? तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लॉ आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में, और सारे लॉ तभी अप्लीकेबल रहेंगे जब आप कुछ एजम्पशन करोगे, अदरवाइज दैट लॉ विल नॉट अप्लाई। क्या लिखा है इसमें देखिए,
Microeconomics begins with the fundamental assumption other things remain constant. Ceteris paribus, ये वर्ड याद रखना है, इस पे 1 मार्क, सॉरी 1 लाइनर, फिल इन द ब्लैंक, मैच द पेयर, सब कुछ आ सकता है. Ceteris paribus means other thing remain constant. If you say that I will buy less if price is high, I will assume that ceteris paribus other thing remain constant means there will no thing like an emergency. It is a normal routine life. My income will not change. It will remain constant. Health condition, environment, weather condition, everything will remain constant. Nothing will change so suddenly that I have to behave exactly opposite to what the economic law has said. कानून के, इकोनॉमिक्स के नियमों के खिलाफ मैं आमतौर पे बिहेव नहीं करूंगा अगर बाकी चीजें बदलती नहीं है तो, और कोई करता भी नहीं. और आपकी इनकम एकदम घट जाए या बढ़ जाए, हेल्थ इमरजेंसी एकदम से आ जाए, या फिर वेदर कंडीशन सडनली चेंज हो जाए, तो हो सकता है हम इकोनॉमिक्स के लॉ को नजरअंदाज करके कुछ अलग ही बिहेव करने लगे. तो इकोनॉमिक्स के जब जब हम लॉ पढ़ेंगे वो तब तब लागू रहेंगे जब तक हम मानते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. Such as perfect competition. Now, what is this word perfect competition? This has the first impression in your mind, which is known as a perfect competition. Perfect competition का एक simple मतलब होता है कि there are lots of buyer and there are lots of seller. ऐसे केस में जहां पे मान के चलो you have to buy onions. Now imagine two different conditions. If there is only one seller of onion in whole city and there are thousands of buyers, what will happen? Buyer will sell more costly. Despite of his selling costly goods, people will buy more because there are no seller. Limited stock is there. If that finishes, he will not get a chance to taste the onions. He is selling costlier. Still people are buying more. Now imagine the another situation. Now there are lots of sellers in the market who have the huge amount of stock of onions. The supply is huge and there are thousands of n numbers of buyers in the market. Now this is the perfect competition. Now this is the perfect competition where there are the lot of sellers and lot of buyers. Now there is a tough competition between the buyer and seller. In that situation, you will not buy at a higher prices. You will tell the supplier, तू नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा, और उसको भी लगेगा कि मेरा से नहीं खरीदेगा तो ये सस्ते में किसी और से तो खरीद ही लेगा. ऐसे वक्त में चीजें इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही बिकेगी और ये रूल लागू होगा कि महंगा है तो मैं नहीं खरीदना और सस्ता है तो मैंने ज्यादा खरीदना है. तो हम इकोनॉमिक्स लॉज में कुछ एजम्पशंस लेंगे जिसमें से एक एजम्पशन हमेशा आएगा कि देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट. आज नहीं है परफेक्ट कंपटीशन. इफ टुडे यू हैव टू बाय द लेमन्स और ऑरेंजेस, you will not see many sellers of lemons and oranges. There are very few people, and that's why lemons are selling at a high prices and oranges are also selling at a high prices. But those who want to eat, consume the lemons and oranges, they are even buying at a higher prices. So our basic assumption that there will be the perfect competition, this has to be there. And if some point of time this assumption fails, the economic law also fails. Now we go ahead. There is a concept, laissez-faire policy. I will explain this policy again in tomorrow's lecture because now we are about to finish our lecture. Pure capitalism, full employment, etc. Now these all are the special topics. Each of these words has a special meaning. Like you cannot understand what is the meaning of perfect competition by reading that word itself. You will not be able to understand the meaning of the laissez-faire policy, pure capitalism, full employment. All of these things requires an explanation, a detailed explanation. Then only you will be able to understand it. तो कल के लेक्चर में हम इन वर्ड्स को लेके और डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे. लिखना इतना ही है, लिखना इतना ही है, पर समझना सब कुछ है. मैंने पहले बोला इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त एंजॉय करो. सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो इसको.
इसमें सिर्फ ज्ञान बटोरो, नॉलेज बढ़ाओ, अपना ब्रेन का पावर बढ़ाओ, अपनी सोचने की क्षमता और अपनी विचार करने के दायरे को बड़ा करो। एग्जाम में इतना लिखना ही नहीं होता है, एग्जाम में छोटा सा ही लिखना होता है, और उसके लिए चाहिए फिर इसकी राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर को लिखना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है, उसमें लिख के देखना पड़ता है, और एग्जाम में बिल्कुल ब्रीफ में लिखना होता है, तो मार्क्स मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप हमेशा ये देखोगे कि देर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी लेस। एग्जाम में इतना एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ता, पर इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं पढ़ना है हमें कि सिर्फ एग्जाम देना है, वो तो हो ही जाएगा। मेरे साथ इकोनॉमिक्स को एंजॉय करो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो आप बस समझते रहिए, अपना नॉलेज का दायरा बढ़ाते रहिए, आपके लिए और सबके लिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइस, हम कल और मिलेंगे फेसबुक लाइव पे। शेयर कीजिए, जाने से पहले इसको शेयर जरूर करते जाइए, शेयर का बटन दबाइए, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग हैं ऑनलाइन, इसको शेयर करना बनता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। यूट्यूब पे लिमिटेशंस थी, काफी सारा क्राउड मिस करता है यूट्यूब को, नहीं होते उतने फ्रीक्वेंटली, पर फेसबुक पे यूजुअली 12th के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है। आपका अगर खुद का आईडी नहीं है तो यू कैन वॉच फ्रॉम योर डैड्स आईडी, मॉम्स आईडी, और योर ब्रदर और सिस्टर्स अकाउंट, यू कैन यूज, आस्क देम टू give you access to their Facebook for at least 1 hour and let them sit with you also, उनको भी बैठा लो अपने साथ, बोलो आप भी देख लो, मजा आएगा आपको। सिलेबस नहीं होगा तो भी मजा आएगा, कुछ तो सीखेंगे अच्छी चीजें, है ना। और मैं ये नहीं कहता कि आपका आईडी नहीं हो तो आईडी बना लो, स्टे अवे फ्रॉम द फेसबुक एज मच एज यू कैन। 12th है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसके बाद लाइफ आपकी है। फेसबुक पे आपका अकाउंट नहीं, आपका पेज होगा, लोग उसको लाइक करेंगे, इस आइडेंटिटी के मुकाम तक आपको पहुंचना है। ऑलराइट गाइस, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।